The new education policy which has been brought by the Government of India recently is a very good policy, and there are so many changes which government is proposing to do in coming years is very good for the Indian education system as well. The only thing is whatever the proposition and different kind of the rulings which government wants to implement in this has to be seen and thoroughly studied for while doing the implementation, because we are almost governed by almost 34 years in the old pattern of education system, and everybody is habitual and reluctant to the system which we are following right now. Now, it was very necessary that policies should be changed, because in India the higher education system which is going on for so many long years is not giving a student a level of employability which is required as per the industry. So, it was a demand and it was a necessity to bring the new policy which government has brought, and we all educationists are welcoming this policy. As going through this policy, we feel that this policy will bring a big changes in whole education system, which will be benefited to the student as well as the teaching professors and other teaching people. इसमें थोड़ा सा मुझे ये गंभीरता से एक सोचने का बात है कि जो नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी को क्या हम इसी तरह से आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन हो या गवर्नमेंट एजुकेशन हो, तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसमें हमें क्या चेंजेस लाने होंगे, और हमारी जो नई एजुकेशन के लिए जो नए टेक्निकल पैरामीटर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे, उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सरकार ने एकदम से 10वीं जो बोर्ड की परीक्षाएं होती थी उसको सरकार ने निरस्त कर दिया है, और वो उन्होंने अभी 5 ईयर फंडामेंटल कोर्स बनाई है, जिसमें जूनियर केजी, सीनियर केजी, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए इसकी बच्चों के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है और उस हिसाब से ये चलेगा। उसी तरह से प्रिपरेटरी के लिए 3 वर्ष का इन्होंने किया है, जिसमें 3rd and 4th and 5th ईयर इस तरह से बनाया गया है। उसी तरह से 6, 7 और 8th ईयर बनाया गया है। उसी तरह से 9, 10th FYJC एंड SYJC का पैटर्न बनाया गया है, जिसमें कुल मिला के बच्चे को सिर्फ 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद जो है वो सीधे सीधे कॉलेज एजुकेशन में जाएगा। सरकार ने एक और भी बहुत अच्छा इसमें संशोधन किया है, विच इज़ ऑल वेरी गुड चेंजेस विच गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग इन। पहले क्या होता था कि बच्चा मान लीजिए कि किसी कारण से कोई एजुकेशन सिस्टम में गया हो, किसी कारण से उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या पारिवारिक प्रॉब्लम हो, तो उसको एजुकेशन को छोड़ना पड़ता था, और फिर वो जितना भी एजुकेशन, जितने भी साल उसने अपने एजुकेशन सिस्टम में गुजारा है वो वेस्ट होता था, वो बेकार हो जाता था, उसकी कोई गिनती नहीं होती थी उसके पूरे एजुकेशन कैरियर में। अब चूँकि नई पॉलिसी के अंदर सरकार ने इसमें ये लाया है कि अगर मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया, उसने पहले साल में उसने पढ़ाई करी और फिर वो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाया है, उसको पारिवारिक परिस्थितियों के चलते उसको सरकारी पढ़ाई छोड़ के उसको नौकरी में जाना पड़ा है, या किसी प्रकार का आमदनी के जरिया के लिए उसको कोई उद्योग धंधे करने पड़े, तो उस समय वो पढ़ाई जो उसने किया होता था वो बेकार चली जाती थी। लेकिन अब इसमें सरकार ने कहा है कि अगर 1 साल आप अपना कॉलेज में पूरा करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि हाँ आपने एक बेसिक ग्रेजुएशन का पहला वर्ष आपने किया हुआ है और उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप दूसरा वर्ष पूरा करते हैं तो एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तीसरे वर्ष आप करते हैं तो आपको 3 साल की एक डिग्री दी जाएगी, और ये डिग्री पूरी तरह से एक डिग्री होगी, और इसमें हमें ये तय करना होगा कि हमें इस बेसिस पे आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाना है। मतलब बच्चों को एक चॉइस दी गई है कि अगर आपको हायर एजुकेशन नहीं करना है तो आप 3 साल की डिग्री कर सकते हैं, और अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आप 4 साल की डिग्री कर सकते हैं।
3 साल के बाद भी अगर कोई चॉइस करता है कि नहीं उसको मास्टर डिग्री करनी है तो उसको 2 साल में उसकी मास्टर डिग्री होगी। जैसे अभी वो पैटर्न चल रहा है कि 2 साल में मास्टर डिग्री होती है इंडिया में। और अगर कोई 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करता है तो वो 1 साल में ही उसकी मास्टर डिग्री हो जाएगी, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें कम से कम 1 साल बचेगा। पहले हमारे यहाँ 6 साल की मास्टर डिग्री होती थी और अभी जो है इसमें 4 साल प्लस 1 साल मास्टर डिग्री, ऐसे 5 साल में ही डिग्री हो जाएगी, जो बहुत ही अच्छा है। और बच्चे का 1 साल जो है बचत भी होती है लाइफ में। एक हमने देखा है कि हमारे भारत में जो एजुकेशन का पैटर्न है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बच्चे का 28 से 30 साल चला जाता है। जैसे कि आप एक डॉक्टर प्रोफेशन में जाएं या एक इंजीनियरिंग की मास्टरिंग डिग्री करें तो 26 से 28 साल पढ़ाई के लिए चला जाता है। मतलब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज जो आदमी का होता है वो एजुकेशन में चला जाता है। फिर वो जैसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो उसको या बिज़नेस करे या नौकरी करे तो उसको 28-30 साल के बाद इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सरकार ने ये जो पॉलिसी लाई है ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और सभी लोग इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसके लिए सरकार को सभी धन्यवाद दे रहे हैं कि सरकार बहुत देर से जागी है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत देरी हुई है और फिर भी आई है तो इट्स वेलकम। और इस उम्मीद के साथ कि जो भी सरकार इसमें रेगुलेशन लाना चाहती है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करते करते 3-4 साल चले जाएंगे। मेरा ये मानना है कि कुछ रेगुलेशन जो है इसी आने वाले एकेडमिक ईयर 2021-22 में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और बाकी जो कठिन है उसको आप अगले 1-2 सालों में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि जल्दी से जल्दी इसका लाभ अभी जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम में हैं उनको जल्दी से जल्दी इसका लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने हायर एजुकेशन में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उन्होंने जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसी तरह से डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, यूजीसी है, एआईसीटी है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, आर्किटेक्चरल काउंसिल है। ऐसे अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के एजुकेशन के लिए अलग अलग रेगुलेटर्स हैं जो आपस में जब मिलते हैं तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि मैं पिछले 22 साल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ। मैंने इसको प्राइमरी स्टेज से इसको डेवलप किया है, एक एक परमिशन लिए सरकार के नियमों के अनुसार इसको इस्टेब्लिश किया। तो मैंने महसूस किया कि सरकारें जो अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर एक रेगुलेशन कुछ बोलता है तो दूसरा रेगुलेशन कुछ बोलता है और इसमें जो इंटरप्रेनर होता है जो एजुकेशन सिस्टम में आके एक नया एजुकेशनल सेटअप करना चाहता है उसको बहुत कठिनाई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पिछले साल तक फार्मेसी कॉलेजेस जो हैं वो एआईसीटी द्वारा परमिशन दिए जाते थे और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता था। अब दोनों की नियमावली अलग अलग थी, एआईसीटी कुछ बोलती थी, पीसीआई कुछ बोलती थी। अब दोनों को फॉलो करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। बहुत सारे जैसे कि अप्रूवल के लिए हमें अलग अलग तरीके का पैसा जब सरकार को देना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी मनी, तो इसमें खर्चे भी बढ़ते थे और हमेशा एक कन्फ्यूजन होता था कि एआईसीटी जो रेगुलेटरी के तहत जो अप्रूवल दे रही है उसको पीसीआई नहीं मानती थी, पीसीआई जो मानती थी वो एआईसीटी नहीं मानती थी। तो इसमें सबसे बड़ा जो सफरिंग जो लोग होते थे वो एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट किया है उनको बहुत सफ़र करना पड़ता था। लेकिन लोग इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया पिछले 2-3 महीने पहले कि देश के जितने भी फार्मेसी कॉलेजेज होंगे वो अब सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत परमिशन भी दिए जाएंगे और रेगुलेट भी दिए जाएंगे। ये एक सरकार का मतलब कोर्ट द्वारा ही आया ये निर्णय, लेकिन एक ये बहुत अच्छा निर्णय है। अभी इससे क्या होता है कि नए संस्थानों को लाने में काफ़ी कठिनाई कम हो जाएगी और जो नए इन्वेस्टर जो इसमें इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसी तरह से इस नए पॉलिसी में सरकार ने जो यूजीसी, एआईसीटी और दूसरे रेगुलेटर्स को जो मर्ज करके
एक अलग से बॉडी बनाने जा रही है। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, निर्णायक कदम है। और इससे जो नए नए एंटरप्रेन्योर या जो लोग नए एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहेंगे, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम करने में बहुत आसानी होगी, बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से ये नई पॉलिसी जो आई है, वो मुझे लगता है कि अगर ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आने वाले दिनों में हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा और दुनिया के जितनी भी नामचीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम उनसे टक्कर लेने लगेंगे, उनके बराबर की शिक्षा देने लगेंगे। मेरे मन में एक और भी पीड़ा थी जो हमेशा मैं हर फोरम पे बोलने की कोशिश करता था। अभी हमने देखा कि जो CBSE बोर्ड है उन्होंने एक नई पॉलिसी लाई अभी 2-3 महीने पहले, और उन्होंने जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं और हायर जो क्लासेस हैं उसके अंदर उन्होंने तकनीकी ज्ञान से संबंधित कोर्सेस लाए। जैसे अगर कोई गर्ल चाइल्ड है और अगर वो रेगुलर सब्जेक्ट के साथ वो 12th कर रही है और उसको कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे ब्यूटी का कुछ कोर्स करना है और मीडिया में कुछ करना है या स्किल डेवलपमेंट में कोई काम करना है, तो पहले की शिक्षा नीति के तहत कुछ इस प्रकार का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन अब जो आया है कि आप रेगुलर सब्जेक्ट को लेते हुए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट की चॉइस कर सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि स्कूल एजुकेशन में ही आप आगे चल के अपने ग्रेजुएशन लेवल में या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आप जिस क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उसका शुरुआत आप स्कूल एजुकेशन से ही कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा निर्णय था। मैंने इसमें बोर्ड को भी और सरकार को भी बहुत मैंने इसके लिए धन्यवाद किया था कि भाई ये बहुत देरी से आया हुआ फैसला है, लेकिन एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इसी प्रकार के सिस्टम विदेशों में देखी जाती है। अगर हम US की बात करें तो वहाँ स्कूल एजुकेशन में 10th और 12th के लेवल में ही बच्चों को उनका विलिंगनेस, उनका चॉइस और वो जिस फैक्टर को पसंद करते हैं उस तरह के उनको ऑप्शंस होते हैं। अगर वो मान लीजिए कि किसी मैकेनिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो स्कूल एजुकेशन में ही उनको चॉइस होती है कि वो उस तरह का कोर्स ले सकते हैं, और उससे क्या होता है कि टोटल ग्रोथ होता है। अभी भारत में क्या हो रहा है कि हम लोग एक पर्टिकुलर शिक्षा, जैसे मान लीजिए कि एक आर्ट सब्जेक्ट हमने ले लिया, आर्ट के थ्रू हमने स्कूल एजुकेशन किए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में किया, और फिर लाइफ में हमें कहीं दूसरी जगह जाके कोई मान लीजिए कि मैनेजरियल काम करना पड़ा या किसी तरह का इंडस्ट्री में कोई सुपरवाइज़र का काम करना पड़ा, तो हमारा एजुकेशन बिल्कुल ही काम नहीं आता है हमारे प्रोफेशन में। लेकिन अब ये जो सरकार ने ये जो नियम लाया है जिसमें एक आप इसमें एक मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक अपना चॉइस जो आदमी की इच्छा होती है कि जैसे मान लीजिए मैं फ़िज़िक्स लिया हूँ और फिज़िक्स में मुझे ग्रेजुएशन करना है और साथ में मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उसमें मैं सेकेंडरी सब्जेक्ट एक म्यूजिक ले सकता हूँ और इस तरह से साथ साथ में मैं दोनों डिग्री प्राप्त कर सकता हूँ। एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, एक डिप्लोमा की डिग्री होगी। आगे चल के मान लीजिए कि मैं किसी म्यूजिक क्षेत्र में काम करना है तो मेरे लिए फिर नए कोर्स या नए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो मेरी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा जो ग्रेजुएशन के साथ हुई है, वही मेरे काम आ जाएगा, और इसमें मैं रिफ़ाइन कुछ करके, कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स करके मैं म्यूजिक क्षेत्र में जा सकता हूँ। तो ये जो निर्णय है सरकार का, ये बहुत ही सराहनीय डिसीजंस है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ने इस तरह से ये नई जो शिक्षा नीति लेके आई है, इसके तहत आगे चल के काफ़ी इसके अच्छे परिणाम देखे जा सकते हैं, और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में जो बेसिकली आजकल चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या मेडिकल का क्षेत्र हो, तो उसमें डिग्री के बाद जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम करने के बाद भी आदमी टेक्निकली साउंड नहीं होता है, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बहुत पुअर होती है। अगर इंजीनियर बनने के बाद वो किसी इंडस्ट्री में जाता है तो एक्सेप्टेबिलिटी इंडस्ट्री की बहुत कम होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो करिकुलम की डिज़ाइन है, यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा करिकुलम चला रही हैं वो बहुत पुराना है, और उसमें कहीं भी इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहीं नहीं है, टोटल थियोरेटिकल बेस है। अभी जो नई पॉलिसी आई है इसमें सरकार कह रही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन होगा, जो बहुत ही अच्छा है,
क्योंकि थ्योरी एक रटी रटाई परीक्षा लेने की जो नीति थी हमारी कि रट के जाइए, परीक्षा दीजिए, 90% मार्क ले लीजिए और आगे चल के वो बहुत दिक्कत आता था, तो वो किसी काम में नहीं आती है हमारी 90%। हमने देखा है कि बच्चे जो 90% स्कोर करते हैं वो भी अपने जीवन में जब वो जॉब के क्षेत्र में जाएं या किसी उद्योग धंधे में जाएं तो वो उतने सफल नहीं हो पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी एजुकेशन प्रणाली जो थी वो इतनी पुरानी और इतनी अनसेट थी कि उस शिक्षा का हमें अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं होता था। अब नई पॉलिसी के तहत एक उम्मीद जागी है कि अब आदमी की जो जिस प्रकार की उसकी सोच होगी, वो जो करना चाहता है जीवन में उस तरह का वो शिक्षा ले सकता है। और एजुकेशन के साथ साथ उसकी इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जैसे कि वो जब एजुकेशन कंप्लीट करके वो अपने करियर में उतरता है तो उसको डे 1 से परफॉर्मेंस करने का उसको मौका मिलेगा और वो अच्छा से अच्छा कर पाएगा। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, ये सवाल सरकार ने ये जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें ये इस तरह का सवाल है कि स्टूडेंट जहाँ से भी होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन ले सकता है। ये पहले भी था और अभी सरकार ने इसको एक तरह से कंपल्सन किया है। ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरा ये विचार है कि इस निर्णय के साथ साथ पहले जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम चलाते थे वो भी ज़रूरी है, एक कोर्स इंग्लिश का होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि स्कूल शिक्षा होने के बाद बच्चा अगर गुजरात से महाराष्ट्र माइग्रेट करता है या दिल्ली माइग्रेट करता है और वहाँ का एजुकेशन पैटर्न, हायर एजुकेशन का पैटर्न टोटल इंग्लिश मीडियम का है तो उसको दिक्कत आती है। इसीलिए लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश एक कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, उसकी पूरी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि जब वो हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाए और वहाँ जाके वहाँ का इंग्लिश जो है उसका मीडियम ऑफ एजुकेशन हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इस तरह के परेशानियाँ अभी हम लोग प्रेजेंट में भी फेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्कूल का टीचर हायर करते हैं, स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाई है कि अभी उन्होंने बीएड कंपलसरी किया है। तो बीएड कैसे होता है कि 3 साल जब कोई टीचर बीएड करता है तो उसको पूरी तरह से एजुकेशन कैसे देनी है, ब्लैक बोर्ड पे कैसे खड़ा होना है, बच्चों को कैसे एड्रेस करना है, पूरा जो है इस थियोरेटिकल के साथ साथ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होती है बीएड में। तो इस तरह से जब हम स्कूल में कोई टीचर रिक्रूट करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ कंपल्सरली कहती है कि आपको बीए बीएड एमए बीएड ऐसा टीचर आपको लेना होगा, और सीबीएसई ने भी इसको नॉर्म्स बना के रखा है। उसी तरह से मुझे लगता है कि जब हायर एजुकेशन होता है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस में जब आप जाते हैं तो वहाँ जो एआईसीटी के नियम ये है कि अगर वो मास्टर डिग्री करने के बाद कोई भी आदमी जो है वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो मैं बार बार इतने 22-25 वर्षों का जो मेरा जो अनुभव है उससे मैं ये हर बार गवर्नमेंट के इस डिसीजन के ऊपर मैं हमेशा बोलता था कि जिस तरह से स्कूल एजुकेशन में एक बेसिक टीचर की ट्रेनिंग आवश्यक है, उसी तरह से हायर एजुकेशन में भी टीचर की ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है। और ये नहीं होने के कारण हम लोग देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन में टीचिंग प्रोसेस उतनी अच्छी, उतनी क्वालिटी की नहीं हो पाती है और बार बार ये कंप्लेन रहता है स्टूडेंट से कि टीचर अच्छा नहीं है या वो हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। उसका बेसिक प्रॉब्लम यही होता है कि वहाँ ट्रेनिंग नहीं दी गई है टीचर को, डायरेक्टली उसका मास्टर डिग्री देखने के बाद उसको रिक्रूट कर लिया गया है। तो इसमें सरकार को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग सिस्टम लानी चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सरकार खोलनी चाहिए या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को एक कोर्स के रूप में देना चाहिए कि आप बेसिकली एक टीचर को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करिए, उसका करिकुलम डिज़ाइन करिए और उस टीचर को मिनिमम 1 से 1.5 साल 2 साल की डिग्री के बाद एक ट्रेनिंग की डिग्री करनी चाहिए और दैट शुड बी अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इट शुड नॉट बी थियोरेटिकल ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद ही टीचर को एज ए टीचर रिक्रूट करना चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे।
Yes, definitely the new policy is going to bring a lot of changes if it is implemented properly as designed and desired by the government of India right now. अगर ये सिस्टम प्रॉपरली जैसा बोला गया ऐसे अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस शिक्षा नीति के कारण पूरे शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सुधार होगा और हमारा देश एट पार होगा जो दुनिया के दूसरे जो विकसित देश हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस नीति को इम्प्लीमेंट होने के बाद हम एट पार उन देशों के बराबर होंगे और वर्ल्ड में हमारा भी बहुत बड़ा नाम होगा।